Good morning, everybody, and welcome back to this session for CA Intermediate Financial Management. So, yesterday we studied about replacement decision. Just a minute. And we solved question number 24. And question number 25 was for your homework. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर्स हम लोग टैली कर लेते हैं. Answer number 25. इसमें आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो ऐसे केस में पीवी ऑफ एनुअल कैश फ्लोज कितना है? $107,530. और एक्चुअली यही एनपीवी है, आई गेस. क्या यही एनपीवी भी है? ओके, ग्रेट. अगर मैं असेट को रिप्लेस करता हूं तो ऐसे केस में इनिशियल कैश फ्लो कितने रुपए आता है? -70,000. और एनुअल कैश फ्लो, पीवी बाद में, पहले एनुअल कैश फ्लो कितना है? $35,000. फिर उसकी पीवी कितनी है? $2,15,000. टर्मिनल कैश फ्लो कुछ है नहीं, तो एनपीवी कितनी हो जाती है? 145,060. अभी किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पर, ऊपर चला गया वो. हर्षिता इज सेइंग सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इट मीन्स यू वांट मी टू सॉल्व इट. ठीक है बेटा, वो मैं जानता हूं कि किसी ने किसी 2-3 बच्चों को तो क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसीलिए मैं यूजुअली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता ही हूं. चलो, पर आप लोगों ने कहा था ना कि आंसर टैली करा दो केवल, इसलिए मैंने टैली कराया. इंक्रीमेंटल बेसिस पे एनपीवी कितनी आ रही है? 37,530. तो चाहे इंक्रीमेंटल देख लो चाहे इंडिविजुअल देख लो, फैसला यही होता है कि असेट को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए. दैट्स अ बेटर चॉइस. बट अब चूंकि कुछ बच्चों को ये नहीं आया है, तो मैं एक बार क्विकली इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं.
है ना, तो वो सॉल्व भी कर लिया करेंगे बेटा हम लोग। क्या है कि एक बार आंसर टैली करो, एक बार सॉल्व करो, इसमें तो अपना टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व भी कर लेते हैं, दैट विल बी बेटर चॉइस। टर्मिनल कैश फ्लो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं जहां तक मुझे याद आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर रहे हैं। इसमें हम ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं, जहां हम असेट को रिप्लेस करना चाहते हैं। और जब हम असेट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इनिशियल कैश फ्लो देखना चाहिए। नई असेट जो है ना बेटा, वो 1 लाख रुपए की आएगी, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। और पुरानी असेट जो है वो बिकेगी कितने में? 10,000 में। तो 50,000 वाली 10 में बिकेगी तो 40,000 का लॉस होगा। 40,000 के लॉस पर 20,000 का टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस, ऐसे करके इनिशियल कैश फ्लो 70,000 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम एनुअल कैश फ्लो को लेकर के भी एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो हमने कहा स्टेप नंबर 2, एंड स्टेप नंबर 2 इज फॉर एनुअल कैश फ्लो। अब बड़ी मजे की बात यह है कि इस एनुअल कैश फ्लो के लिए हमको व्हाट शुड आई से कि 10 साल की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले लिखेंगे सेल, जो कि शायद 1,10,000 है। फिर हम लिखेंगे कैश एक्सपेंसेस, जो कि शायद 50,000 है। तो इन दोनों को आपस में नेट करके CFBT आ जाएगा, तो 60,000 हो जाएगा वो। फिर डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूंगा तो 1 लाख की असेट पे शायद वो 10,000 है, तो PBT जो निकल के आएगा वो 50,000 रुपए हो जाएगा। फिर उस पर मैं टैक्स लगा दूंगा एट द रेट ऑफ 50%। ठीक है, तो टैक्स लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 50%, वो 25,000 होगा। तो उसको जब मैं माइनस करूंगा तो PAT जो है वो 25,000 रुपए हो जाएगा। इसमें मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूंगा, जो कि एक्चुअली 10,000 रुपए है। तो मुझे यहां पर CFAT मिल जाएगा, और CFAT जो मुझे मिलेगा वो 35,000 रुपए हो जाएगा। इसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% है। रेट क्या है मुझे रेट बताएंगे आप जरा? रेट कितनी है बेटा? 10% है। ये मेरे ख्याल से 6.145 आना चाहिए फैक्टर, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ठीक है ना? एग्जैक्ट निकालना हो तो वो भी ले सकते हैं, राउंडेड ऑफ लिया है मैंने 3 डिजिट्स में। ये देखो, ये हो गया। टर्मिनल कैश फ्लो के नाम पे तो हमारे पास में कुछ है ही नहीं, तो अब हम सीधे सीधे स्टेप नंबर 3 ले सकते हैं, और वो स्टेप क्या हो जाएगी? एनपीवी। तो एनपीवी के नाम पे हम क्या बोलेंगे? एक तो इनिशियल कैश फ्लो ले लो और एक एनुअल ले लो, टर्मिनल कुछ भी नहीं है। तो ये एनपीवी 1,45,000 रुपए पॉजिटिव हो गई। ये हो गया बेटा आपके पास में ऑप्शन नंबर 1 रिप्लेस। बस अब इसी तरह से हम ऑप्शन नंबर 2 ले लेते हैं, जो कि है कंटिन्यू। तो अब अगर मैं कंटिन्यू वाला ऑप्शन लेकर के चलता हूं, तो
उसमें भी बस कुछ इसी तरह की टेबल मुझे बनानी पड़ेगी। हाँ, उसमें हालांकि सेल शायद 1 लाख है और एक्सपेंसेस शायद 70,000 है और डेप्रिसिएशन शायद 5,000 है। तो ये शायद 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 करते करते देखना, ये शायद ये शायद एमपीवी ठीक आ गई क्या? लो जी, ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन हो गया, एकदम ठीक है। क्या बात है। तो ये लो जी, ये देख लो एक बार, ये ऑप्शन 1 रिप्लेस है, इसकी तस्वीर अपनी आंखों में बसा लो, फोटो खींच लो इसका एक। ओल्ड मशीन की लाइफ तो 15 साल है, 15 साल है नहीं, 15 साल थी जब आपने उसको 5 साल पहले खरीदा था। तो अब तो उसकी लाइफ 10 साल बची है, राइट। ये कंटिन्यू वाला ऑप्शन है आपका। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं इंक्रीमेंटल बेसिस पर सॉल्व कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर दूं इंक्रीमेंटल बेसिस पर, तो उसमें कुछ खास फर्क नहीं आएगा। उसमें ये हो जाएगा कि ये जो आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, दिस इज फॉर योर रिप्लेस ऑप्शन। अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो यही कैश फ्लो क्या हो जाएगा, 0 कंटिन्यू का। एक मिनट, सॉरी। तो ये आपका कैश फ्लो हो गया 70,000। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो कैश फ्लो 0 है। तो ऐसे केस में जो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आपका आ रहा है वो तो 70,000 का 70,000 ही रहेगा। और इंक्रीमेंटल सेल जो है वो आपकी 10,000 है। सेल्स इंक्रीज 10,000 है। कैश एक्सपेंसेस रिड्यूस 20,000 हो गए। और इन दोनों का टोटल मिला के CFBT 30,000 हो गया है। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 5,000 हो गया। इस तरह से कुछ आप करेंगे तो फिर ये आंसर आपका आना चाहिए। चेक करो जरा। लो बेटा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपके लिए मैंने। अब आप इत्मीनान से चेक कर सकते हो। हटा दो ऋषभ, भी डॉट लगाया आपने जो गलती से।
चलिए नेक्स्ट, हमको एक कंसेप्ट पढ़ना था कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालने का एक तरीका तो हमने देख लिया, पर अब दो तरीके और हो सकते हैं बेटा। वो दो तरीके और क्या हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे यही एक एग्जांपल अभी अपने सामने है, इसी एग्जांपल को मैं रेफर करूंगा फर्दर। तो आप अपनी कॉपी में एक टाइटल लिख लीजिए, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। मेथड नंबर 1, ये वही मेथड है रेगुलर वाली जो हमने आज तक पढ़ी है। जिसमें हम सेल्स से शुरू करते हैं, फिर सारे कैश एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो सीएफबीटी आ जाता है, फिर सीएफबीटी में से डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो सीएफएटी आ जाता है, फिर सीएफएटी के ऊपर हम टैक्स अप्लाई कर देते हैं। चलो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को टैक्स का रेट हम 30% कर देते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, टैक्स रेट को मैं क्या कर देता हूं यहां पर 30% कर देता हूं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35,000 है, डिप्रिसिएशन एड बैक करा 10,000 तो 45,000 हो गया। एक छोटी सी बात पे आप ध्यान दो कि अगर मैं डायरेक्टली ये कह दूं कि सीएफबीटी 60,000 है, उसमें से टैक्स 15,000 रुपए माइनस हो जाएगा तो सीएफएटी 45,000 बचेगा। देखो आप जरा, जस्ट लुक एट इट केयरफुली। तो ऐसे में डिप्रिसिएशन ना तो हमको माइनस करना पड़ेगा और न ही वापस से प्लस करना पड़ेगा। सीधी बात है कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स 60,000 माइनस इनकम टैक्स 15,000 इज इक्वल टू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 45,000। ठीक है, ये सब कुछ एक बात हो गई, लेकिन अब मैं आपसे मेथड 2 के बारे में बात करना चाहता हूं। मेथड 2 को डिराइव करने के लिए ना मैं पहले ये जो वर्टिकल फॉर्मेट में हमने कैश फ्लो निकाला, वर्टिकल मतलब ऐसे, ये उसको मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लेके आता हूं पहले। अरे हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल नहीं सुनाई देता हो तो देखो हम क्या करते हैं, सीएफडी निकालने के लिए हम क्या पापड़ बेलते हैं, सब लोग ध्यान देना। हम सबसे पहले लेते हैं सेल्स, और सेल्स में से माइनस कर देते हैं हम कैश एक्सपेंसेस। चलो बताओ, सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस करने से क्या आता है, टेल मी। कम ऑन एवरीबॉडी। बिल्कुल सही कहा, माइनस डेप्रिसिएशन कर देने से क्या आएगा बोलो। माइनस डेप्रिसिएशन कर देने से पीबीटी आएगा। अगर मैं पीबीटी को मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस टैक्स रेट से तो बताओ क्या आएगा। नहीं ऋषि, पीबीटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट विल गिव यू पीएटी, और पीएटी में मैं डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं तो बताओ क्या आएगा, सीएफएटी। तो जो चीज स्टेटमेंट फॉर्मेट में थी मैंने उसको फॉर्मूला फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा,
कि ये जो 1 माइनस टी है ना, मैं ब्रैकेट ओपन करके, एक मिनट उसके भी पहले मैं एक काम करता हूं, जो सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस है ना, उसकी जगह पर मैं लिख देता हूं CFBT। बोलो, फॉर्मूला की सेकंड स्टेप में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? है तो यस सर लिखो, नहीं है तो नो सर लिखो। फॉर्मूला की सेकंड स्टेप में किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? यस और नो? नो, देयर इज नो ऑब्जेक्शन। ओके, फैंटास्टिक। अब मैं थर्ड स्टेप लेता हूं। ये जो 1 माइनस टैक्स रेट का मल्टीप्लीकेशन है ना, मैं ब्रैकेट ओपन करके और दोनों में अलग अलग कर देता हूं। मैंने ब्रैकेट खोल लिया और 1 माइनस टैक्स रेट को CFBT में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डेप्रिसिएशन में भी मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो, फॉर्मूला की थर्ड स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भाई साहब नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लो फॉर्मूला को। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं एक और ब्रैकेट खोलने वाला हूं और वो है ये 1 माइनस टी वाला ब्रैकेट। इस 1 माइनस टी वाले ब्रैकेट को मैं जैसे ही खोलूंगा तो ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। जरा सोच समझ करके देखना क्या कर दिया मैंने। ओ माय गॉड सर, ये क्या कर डाला आपने? मैंने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर दिया है। ये 1 माइनस टी वाला ब्रैकेट ओपन कर दिया तो 1 में मल्टीप्लाई होके वो माइनस डेप्रिसिएशन हो गया और माइनस टी में मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, चलो। अब अब आप देखो, ये डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन आपस में हो जाएगा कैंसल। ये डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन, ये आपस में क्या हो जाने वाला है बेटा? कैंसल। तो इसको मैं यहां से भी हटा देता हूं, यहां से भी हटा देता हूं। लो जी, ये है मेरा मेथड 2 का एक शानदार सा फॉर्मूला। यानी अगर मुझे CFAT निकालना है तो सबसे पहले मैं CFBT लूंगा और डायरेक्ट उसी के ऊपर टैक्स लगा दूंगा। तो जैसे ही मैं डायरेक्ट उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, CFBT को ही आफ्टर टैक्स कर दिया मैंने। लेकिन जब मैंने CFBT को डायरेक्टली आफ्टर टैक्स कर दिया, देन आई रियलाइज कि अरे यार ये तो मैंने गलत करा। मुझे डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट तो लेना चाहिए था कम से कम। मुझे कम से कम डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट तो लेना चाहिए था। हे भगवान, ये तो मैंने महापाप करा, अनर्थ करा। कोई बात नहीं, मैं डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट अलग से ले लेता हूं। तो डेप्रिसिएशन को मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अलग से डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। Like in this question, you take 60,000 rupees and you multiply it by 1 minus tax rate, that is 0.7, plus depreciation कितना है 10,000 and you multiply it by 0.3। तो जब भी आप ऐसा करते हो तो ये होगा 42,000
प्लस डिप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट 3000 इज इक्वल टू 45,000। चेक करो सब लोग कैलकुलेशन। चलो एक काम करते हैं, इसको हम ना किसी पिछले क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दिस वन। अगर हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें ना, तो ये डिप्रिसिएशन पीबीटी, सॉरी पीबीटी और पीएटी का कॉलम ही नहीं बनाना पड़ेगा, दो कॉलम सीधे सीधे कट हो जाएंगे। और सीएफबीटी लिखोगे, डिप्रिसिएशन लिखोगे, और उसके बाद डायरेक्टली सीएफएटी आ जाएगा। जरा ऐसा करके इस क्वेश्चन 24 के चारों सीएफएटी को चेक करके देखो आप, काफी टाइम बचता है इसमें। टैक्स रेट इसमें शायद 40% था बेटा, देखना जरा। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये एक शॉर्टकट था बेटा, इससे अपने देखो दो कॉलम बच जाएंगे सीधे सीधे, सरल है, बहुत अच्छी बात है। अब ना इस मेथड 2 को एक और तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उसको फिर मैं नाम दे देता हूं मेथड 3। मेथड 3 में मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से शुरू करूंगा, मेथड 2 में जहां छोड़ा था, दिस प्लेस। अब बस मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि सीएफबीटी को मैं रिप्लेस कर देता हूं दूसरी चीजों से। जैसे सीएफबीटी की जगह मैंने लिख दिया सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस।
ठीक है ना। और फिर अब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगा और इस ब्रैकेट को खोल करके मैं 1 माइनस टैक्स रेट इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां भी और यहां भी। देखो मैंने एक बहुत आसान सा काम करा, CFBT की जगह पे रख दिया सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस और फिर मल्टीप्लाई कर दिया सेल्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट माइनस कैश एक्सपेंसेस इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट। ओके, इसको जरा हम हाथ आजमा के देख लें इस पे। सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 माइनस कैश एक्सपेंसेस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 प्लस डेप्रिसिएशन 10,000 multiplied by 0.3. So this will be 77,000 minus 35,000 plus 3,000. That is 45,000. तो ये है तीसरा मेथड हमारा। तीसरा मेथड और कुछ भी नहीं है, बस दूसरे मेथड का ही हमने एक्सपेंशन कर दिया है। ट्राई कर लो सब लोग इसको। और जैसे ये हमने इस तीसरे मेथड को ना कंटिन्यू वाले प्रपोजल पे लगा के देखो ना, क्वेश्चन 25 में। चेक कर रहे हैं क्या सब लोग? कंटिन्यू वाले प्रपोजल पे चेक करना है इसको। कंटिन्यू वाला प्रपोजल मतलब सेल वहां पे 1,00,000 है और कैश एक्सपेंसेस 70,000 है शायद। सेम आ गया ना, 17,500। अच्छा ये तो इंक्रीमेंटल वाला है शायद। हाँ ये इंक्रीमेंटल नहीं, ये कौन सा वाला है? अच्छा ये तो फिगर वैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, ओके। सर तो मेथड 2 अच्छी है, बेवजह हम मेथड 3 क्यों लगा रहे हैं? पता है मेथड 2 और मेथड 3 में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। हिमांशु इज सेइंग पहले ही बता देते तो हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अरे बेटा मेहनत करने के बाद ही तो शॉर्टकट की कदर मालूम पड़ती है। और
दूसरा ये है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है लगाने के लिए। नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 1 किसी से भी करो, सबसे आंसर सेम आता है। पर मेथड 2 और मेथड 3 में डिफरेंस क्या है कि मेथड 2 में हम सारी कैश इनकम और कैश एक्सपेंसेस को पहले नेट कर लेते हैं और उनके ऊपर फिर इकट्ठा टैक्स लगा देते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि बस आके बस स्टॉप पे खड़ी हो गई, जब सारी सवारी बस में बैठ गई बस स्टैंड पर, फिर बस वहां से चली इंदौर से और उज्जैन गई और सारे लोगों को एक साथ उतार दिया। ये एक तरीका है। अगर 50 लोगों को इंदौर से उज्जैन जाना है तो एक तरीका क्या है कि इन 50 के 50 लोगों को पहले बस में इकट्ठा करो, बस खड़ी रहेगी, ये सब बैठेंगे, फिर बस उज्जैन जाएगी, इनको ड्रॉप कर देगी। दूसरा तरीका ये है कि आप 50 टैक्सियां लगा दो इंदौर में, जो भी एक आदमी रेडी होके आ गया घर से नाश्ता वाश्ता करके निकल के, उसको टैक्सी में बिठा दो, टैक्सी उसको इंदौर से उज्जैन छोड़ देगी। इतनी देर में कोई दूसरा आदमी आ गया, उसको दूसरी टैक्सी में बिठा दो, वो भी उसको इंदौर से उज्जैन छोड़ देगी, वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो 50 बार अफोर्ड करने पड़ेंगे उनको यहाँ से वहां छोड़ने के। तो आप बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, एक बस में सबको भेज दें कि एक एक करके भेजें? और इट डिपेंड्स। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, आप बताओ कि कौन सा मेथड चलता है रियल लाइफ में, बस वाला मेथड चलता है कि कार वाला मेथड चलता है, कि दोनों ही चलते हैं? दोनों चलते हैं। जो रईस है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास खुद की गाड़ी है, वो जाके बस में नहीं बैठते, वो 4 लोग 5 लोग कार में सवार होके अपने घर से सीधे डोर टू डोर चले जाते हैं। जिसके पास पैसा कंपैरेटिवली कम है वो बस में जाकर के बैठेगा। तो कौन सी मेथड अच्छी है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है ना? ये सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। किसी किसी क्वेश्चन में देखो क्या है, हमने बोला जब तक 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बस नहीं चलेगी। अपने को मालूम है इन 50 में से 5 लोग ना बहुत ही एबले हैं। हाँ, ऐसे मालवी में एक शब्द होता है, जो आदमी हर समय उल्टे सीधा काम करे उसको क्या बोलते हैं, एबला। और ये कभी टाइम पे नहीं आएंगे और इनकी वजह से सारे लोग, पूरी बारात लेट हो जाएगी। तो फिर हम सबको डिले करने की जगह जितने लोग तैयार है उतनों को भेज दें। बस मेथड 3 में हम वही कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके टैक्स लगाने की जगह सब पर टैक्स लगा लगा के बाद में इकट्ठा कर दें। What method 2 is doing? Accumulate cash flows, apply tax. What method 3 is doing? First you apply tax, then accumulate cash flows. किसी क्वेश्चन में पता पड़ा सेल्स ही नहीं दी है और खाली कैश एक्सपेंसेस दिए हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। दो मशीन है, मशीन कोई भी लगा लो, सेल तो सेम रहेगी, तो सेल तो कॉमन आइटम है, तो क्वेश्चन ने सेल दी नहीं। हाँ, लेकिन एक मशीन में खर्चा कम आता है, दूसरी मशीन में खर्चा ज्यादा आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें सेल्स दी ही ना हो और सिर्फ कैश एक्सपेंसेस दिए हो और आप जिद करो कि मैं मेथड 2 लगाऊंगा, तो कैसे लगाओगे? सीएफबीटी तो निकल ही नहीं सकता है। लेकिन मेथड 3 फिर भी लग सकती है। हेलो, अरे यार, मेथड 3 कैसे लग सकती है मैं बताता हूँ। मेथड 3 ऐसे लग सकती है कि ये सेल्स नहीं दी है, नहीं दी है तो डिलीट कर दो उसको। ओह, सॉरी, सेल्स नहीं दी है, नहीं दी है, कोई बात नहीं, नहीं दी है तो उसके बिना भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये सेल्स नहीं दी है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये अपना -32,000 आ जाएगा। ये देखो, बिना सेल के भी सॉल्व हो जाता है, ये मेथड 3 की खासियत है।
मतलब इनफ्लो की जानकारी नहीं हो और केवल आउटफ्लो दिए हो, आउटफ्लो की जानकारी नहीं हो केवल इनफ्लो दिए हो, आधे अधूरे कैश फ्लो दिए हो और क्वेश्चन सॉल्व करना हो, वहां मेथड 3 काम में आता है। अदरवाइज हम मेथड 1 या 2 में से एक यूज करेंगे, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम मेथड 2 को ही यूज करें क्योंकि उसमें काफी टाइम सेव हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेथड नंबर 2, हमारी सेकंड प्रायोरिटी है मेथड नंबर 1 और हमारी थर्ड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी तो नहीं बोलना चाहिए, और मेथड 3 को हम तब यूज करेंगे जब कैश फ्लो इनकम्प्लीट दिए गए। समझे? समझे कि ना समझे? फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज when only outflows are given या incomplete cash flows are given। चलिए जी, तो इस ज्ञान को आप पुराने क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखना, बहुत मजा आएगा आपको। अब हम आते हैं नए ज्ञान की तरफ। हे भगवान, मेरी वर्ड फाइल कहाँ और जे, वेट अ मिनट, कुछ तो गलत हो गया है मेरे जूम में और ये मुझे मेरी दूसरी फाइल शेयर ही नहीं करने दे रहा है। छुट्टी, ये नमन नालायक छुट्टी मांगता है। यार ये भ्यो प्रॉब्लम क्या हो रही हैगी, विंडो का ही नहीं शेयर कर पा रहे हम। मैं थक गया हूँगा। अरे छुट्टी करना ही है तो कल सोचेंगे इस बारे में, क्रिसमस मनाएंगे। ओ क्रिकेटर, जरा रुक जा भाई, यहाँ तो मैं फाइल शेयर नहीं कर पा रही हूँ और तुमको मजाक सूझ रहा है यहाँ। रुको यार, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इससे सेशन से बाहर होता हूँ और फिर वापस अंदर आता हूँ, तब शायद ये चलने लग जाएगा। शेयर माय स्क्रीन का ऑप्शन बंद हो गया होगा। अरे वही तो बेटा, क्यों बंद हो गया, यही मैं देखना चाह रहा हूँ। भाई साहब, चलो मैं 2 मिनट में ना बाहर जा रहा हूँ सेशन से, फिर आऊंगा वापस अंदर। ओ तुम मत हो के आओ नालायकों, मैं आ रहा हूँ वापस। मैं
होस्ट बना देता हूं अभी के लिए। किसको होस्ट बना दूं? अमन को बना रहा हूं। अमन, आर यू हियर? ए फॉर अमन। ओके, तो अमन अभी होस्ट है थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे होस्ट वापस दे देना बेटा।